बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम अवकलज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, अवकलज से क्या तात्पर्य है। आपने सबसे पहले फलनों का अध्ययन किया। फलन में क्या था, x का y के साथ आप एक विशेष प्रकार का संबंध बना रहे थे। अब हम देखेंगे कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या है, किस तेजी के साथ x के साथ y में परिवर्तन किसी फलन के अंतर्गत हो रहे हैं, जिसको हम dy/dx से संबोधित करेंगे। और dy/dx क्या कहलाएगा, आपका अवकलज या अवकल गुणांक कहलाएगा। देखिए, हम बात करें कि एक चर राशि में दूसरी चर राशि के सापेक्ष हुए परिवर्तन की दर का काफी महत्व होता है बच्चों। कैसे महत्व होता है, देखिए मान लीजिए ये x है आपकी और ये y है। यहाँ पर x विस्थापन को शो कर रहे हैं अपन y पे, और t टाइम x पे शो हो रहा है। तो अब अपन एक एरोप्लेन की बात कर लेते हैं कि वो 0 समय पे यहाँ पर 0 विस्थापित था। ठीक है, आपका आगे जैसे ही समय बढ़ा, कुछ दूरी पर रॉकेट चला गया, आपका एरोप्लेन चला गया। फिर टी और बढ़ा तो और विस्थापन इसके अंदर रॉकेट में हो जाएगा। मान लो ये यहाँ पर चला गया, तो आप देख रहे हैं कुछ आलेख इसका इस प्रकार से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, आपका x का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो हम कहेंगे कि x में परिवर्तन की दर को नाप लें किसके साथ, t के सापेक्ष, उसे हम लिखेंगे dx/dt, जो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। यानी कि वेग को इस तरह से आप डिफाइन करते हैं। तो अवकलज के द्वारा वेग प्राप्त किया जाता है, और इस वेग का ग्राफ बना लें समय के सापेक्ष, तो वेग में t के सापेक्ष वापस परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण देखिए क्या होगा, त्वरण होगा इस वेग में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, आपका टाइम के सापेक्ष। तो dv/ क्या हो जाएगा, dt आपका त्वरण कहलाएगा। तो यहां पर यह कहा गया है कि इन चीजों का काफी महत्व है। आपको वेग निकालना पड़ता है, आपको फिजिक्स में त्वरण की बात करनी होती है। तो ये किसके ऊपर आधारित है, ये अवकलज के ऊपर आधारित है। उदाहरणार्थ, किसी कण के विस्थापन की समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर उसका वेग कहलाती है, तथा वेग की समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाता है। किसी चर का, अब हम बात करें x और y में जो फलन है, मान लो कोई रेखिक फलन है y = x+2, एक रेखिक फलन है, इसका आलेख रेखिक होगा। तो इसमें भी x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो x के सापेक्ष y में भी परिवर्तन हो रहा है, और dy/dx जो आप निकालेंगे y में परिवर्तन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये आपका अवकल गुणांक या अवकलज कहलाता है। तो यहां पर ये कहा गया है, देखिएगा, किसी चर राशि y में दूसरी चर राशि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर y का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक कहलाता है। ये बात बच्चों ने समझी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको किस तरह से अपन गणितीय रूप में परिभाषित कर सकते हैं। माना y = fx स्वतंत्र चर x का कोई एक संतत फलन है। फलन संतत होना चाहिए, क्योंकि अवकलनीय होने के लिए पहले फलन को संतत होना होता है। जब आपने संततता पढ़ी थी तब आपको ये बात बताई भी गई थी। उसके बाद देखिए, माना x के मान में कोई स्वेच्छ अल्पवृद्धि del x की जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, साइड में देखिए, ये x है आपकी और ये y है। ठीक है, मान लो y = fx का ही ग्राफ है बच्चों। मान लीजिए यहां पर आपका x विद्यमान है। ये x की कितनी भी वैल्यू हो सकती है, यहां पे 1 2 3 जो भी वैल्यू है, हमने माना कि x यहां पर है। x में अल्प वृद्धि कर दी जाए तो x कुछ दूरी पे आ जाएगा, और मैंने कितनी del x वृद्धि की है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा x + del x हो जाएगा आपका। और x + del x पे फलन का मान क्या कहलाएगा, आपका fx कहलाएगा। और x + del x पर फलन का मान देखो ऊपर बढ़ गया, y की वैल्यू, ये कहलाएगा, फंक्शन को क्या दे देंगे, x + del x दे देंगे बच्चों। तो ये x पर फलन का मान, और ऊपर वाली जो स्थिति है वो x + del x पर फलन का मान दिखाई दे रहा होगा बच्चों को। ये जो बीच का डिस्टेंस हुआ, ये कितनी अल्प वृद्धि है, कम वृद्धि है, कितनी del x से रिप्रेजेंट में इसको कर दे रहा हूं। तो बच्चों ये भी वृद्धि हुई। पहले जब x पर फलन का मान यहां था और x + del x पर फलन का मान यहां चला गया, तो ये जो अल्प वृद्धि हुई है मैं इसको del y बोल देता हूं। अगर मैं यहां पर समकोण त्रिभुज की तरह इसको देखूं बच्चों, इन दोनों को मिला दूं तो ये जीवा की तरह दिखाई दे रही है यहां पर। अब मैं कहूं कि ये कोई ना कोई एंगल होगा, तो ये वैल्यू तो del x हो गई आपकी, और ये क्या हो गई, del y हो गई। del x और del y का तात्पर्य क्या है, del y का तात्पर्य है y में परिवर्तन, del x का तात्पर्य है x
x में परिवर्तन। तो x में अल्प वृद्धि और ये y में अल्प वृद्धि, ठीक है। डेल x की जावे तो y के मान में संगत वृद्धि डेल y है, यहां पर यही आपको बताया गया है। यदि अनुपात डेल y अपॉन डेल x की सीमा जब डेल x टेंस टू 0 ले ली जाए, कहने का मतलब ये जो डेल x की ये जो वृद्धि आप अल्प कह रहे हैं ये बहुत सूक्ष्म कर दी जाए, यानी कि एक लिमिट ले ली जाए। क्या लिमिट ले ली जाए? डेल x टेंड्स टू 0। तो डेल x को बहुत छोटा कर देंगे, बहुत छोटा करेंगे तो ये x प्लस डेल x बिल्कुल x के नज़दीक आ जाएगा, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल इसके नज़दीक आ जाएगा और ये जो जीवा है ये स्पर्श रेखा में बदल जाएगी। और जब ये जीवा स्पर्श रेखा में बदल जाएगी तो इसका स्लोप जो होगा, इसका ढाल जो होगा वो dy बाई dx के बराबर होगा। आगे जाकर हम इन बातों को जानेंगे भी। यहाँ पर देखिएगा ये कहा जा रहा है कि डेल y अपॉन डेल x जो अनुपात है इसकी लिमिट ले ली जाए, यानी कि डेल y अपॉन डेल x की लिमिट ले ली जाए डेल x टेंस टू 0 पे, तो ये जो वैल्यू बनती है ये dy बाई dx के इक्वल हो जाती है। इस स्थिति में ये अवकलज कहलाता है y का x के सापेक्ष, और वो किसके बराबर होता है? उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पास में आने से ये जो जीवा दिखाई दे रही थी, आपको कोण दिखाई दे रही थी, ये स्पर्श रेखा में बदल जाती है, ठीक है। तो अगर ये विद्यमान हो तो इसे dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, जो y का x के सापेक्ष अवकलज या अवकलन गुणांक कहलाता है। ये बात आपको यहां पर समझा दी गई है बच्चों। आगे देखिए, आगे बात करें dy बाई dx का तात्पर्य, ये y में अल्प वृद्धि, ये x में अल्प वृद्धि। तो x में अल्प वृद्धि के साथ परिवर्तन की दर आप ले रहे हैं किसकी? y में वृद्धि की, ये हो गया आपका dy बाई dx। लेकिन डेल x टेंस टू 0 का मतलब हुआ कि x में परिवर्तन बिल्कुल सूक्ष्म होना चाहिए। तो बिल्कुल सूक्ष्म परिवर्तन पर y में जो परिवर्तन की दर निकल कर आती है वही आपकी dy बाई dx कहलाती है। देखिए बच्चों, ये तो आपका अनुपात था, लेकिन डेल x ये आपका एक संकारक है, यानी कि ऑपरेटर है, ये एक अनुपात नहीं है। यानी कि मैं यहाँ पर कहूँ कि डेल y अपॉन डेल x ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बोलूँगा dy बाई dx। तो ये dy बाई dx इसको लिखें अपन तो कुछ इस तरह से लिखे तो ज़्यादा बेटर है। ये एक प्रकार से dy अपॉन dx अनुपात नहीं है, ये ऑपरेटर है। तो ये आगे चलकर अपन बात भी करेंगे। dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए लिमिट डेल x टेंस टू 0। अब डेल y की वैल्यू कितनी थी आपको ग्राफ में समझाया है। यहाँ पर डेल y क्या है ये, और डेल y ऊपर वाला बिंदु क्या है? f ऑफ x प्लस डेल x, और नीचे वाला ये पॉइंट क्या है? fx। fx को इस ऊपर वाले पॉइंट में घटा दूं तो इन दोनों के y में वृद्धि आ जाएगी। आपकी कितनी वृद्धि हुई है? वो डेल y के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि डेल y जो आएगा ऊपर वाला पॉइंट है fx प्लस डेल x माइनस fx के बराबर हो जाता है। तो यहां पर उस वैल्यू को लिखा गया है fx प्लस डेल x माइनस fx, और नीचे क्या था आपका? डेल x टेंस टू 0। इसको f डैश x भी कहते हैं, यानी कि y इक्वल टू आपका फलन था fx। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो बच्चों dy बाई dx ज्ञात करते हैं, और dy बाई dx को f डैश x भी लिखा जाता है। इसके बाद बात करें y का x के सापेक्ष अवकलज निम्न संकेतों से भी दर्शाया जाता है। जरूरी नहीं है आप dy बाई dx ही इसको लिखें, कई बार हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। y डैश का मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि dy बाई dx ही कहा जाता है। यहाँ पर देखिए y1 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, कभी कभी आपको y डबल डैश दिखाई देगा। डबल डैश का मतलब होता है x के सापेक्ष y का 2 बार अवकलन, यानी कि हम x के सापेक्ष या t के सापेक्ष जिसके सापेक्ष भी कर रहे हैं y का अवकलन कितनी बार हो गया? 2 बार। और इस बात को हम y2 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय कोटि के अवकलज आप पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को आपको दोबारा से बताया जाएगा। ये dy बाई dx को कैपिटल dy इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। किसी भी फलन का जब हम जो अवकलज ज्ञात करते हैं, dy बाई dx ज्ञात करते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको हम अवकलन कहते हैं। यदि dy बाई dx का पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया जाए, जैसा कि अभी बताया था, यानी कि y डबल डैश, या आप कहें कि dy बाई dx आपने किया
आपका क्या था, आपका एफ डैश एक्स। अब सेकंड टाइम फिर ऑपरेटर से ले लें कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये कहलाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और एफ डैश एक्स की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स के। इसी तरह ये प्रक्रिया और आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, इसका पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें तो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल जाएगा, यानी कि d3 पढ़ा जाता है d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। इसका मतलब होता है ट्रिपल टाइम क्या, फंक्शन का अवकलन x के सापेक्ष। ये चीजें हैं। अच्छा, उसके अवकलज को निम्न संकेतों से व्यक्त करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y के डबल डैश अभी पीछे बताया था आपको, या फिर y2 बोल दीजिए, y1 का मतलब 1 टाइम और y2 का मतलब 2 टाइम। अच्छा ठीक है, d2y यानी कि इसका भी मतलब, इन चारों बातों का मतलब एक ही है और इसी के बराबर होता है f डबल डैश x। ये भी बात आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। यह y का दूसरा अवकलज कहलाता है, जो आपने देखा। इसी प्रकार y के उत्तरोत्तर अवकलज ज्ञात किए जा सकते हैं। ये 3 टाइम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ये nth टाइम डेरिवेटिव आपका आ गया। इस तरह से इनको लिखा जाता है। वहाँ पर y के रूप में लिखेंगे तो इसको बोल सकते हैं yn, n टाइम डेरिवेटिव है आपका। इसको बोल सकते हैं y4, इसी प्रकार इसको बोल सकते हैं y3, इसको f ट्रिपल डैश x, इसको f 4 टाइम x। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। आगे देखिए नोट, जैसा कि आपको बताया गया, देखिए dy बाई डेल वाई अपॉन डेल एक्स एक अनुपात है, अर्थात डेल वाई तथा डेल एक्स दोनों अलग अलग अर्थपूर्ण राशियां हैं, परंतु dy बाई डी एक्स अनुपात नहीं है बच्चों। मैंने कहा यहाँ पर ये एक प्रकार का ऑपरेटर बन जाता है जब लिमिट ले ली जाती है, क्या, डेल एक्स टेंड्स टू 0। और ये किसके बराबर होता है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है। एक अनुपात नहीं है, अर्थात इसको dy बाई डी एक्स को हम नहीं लिख सकते हैं क्या, dy भाग डी एक्स, लेकिन डेल वाई अपॉन डेल एक्स को हम लिख सकते हैं डेल वाई भाग डेल एक्स। तो देखिएगा, हम कहेंगे कि जो ये संकारक है तो हम dy बाई डी एक्स जो लिखते हैं वास्तव में उसका अर्थ होता है dy बाई डी एक्स तो आपका ऑपरेटर हो गया और किसका कर रहा है ये अवकलन, y का। इस तरह से लिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों, ये आपको बताया गया है। आगे देखिएगा, फलन की अवकलनीयता की बात हम करें, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। देखिए बच्चों, हमने पहले संततता की बात की थी किसी बिंदु x बराबर a पे। अब x बराबर a पर हम फलन की अवकलनीयता की बात करेंगे। अगर किसी बिंदु पर फलन अवकलनीय है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस बिंदु पर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि बायां अवकलज और राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि दायां अवकलज, यानी कि LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या होता है, आपका बायां अवकलज किसी बिंदु पे, और LRHD इसका मतलब क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि आपका दायां अवकलज। इसकी व्याख्या 11th क्लास में आपको कर दी गई थी। यहाँ पर बात करते हैं, पहले परिभाषा पढ़ते हैं फिर समझेंगे। फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि x बराबर a पर इसका अवकलज परिमित, इस बात पर ध्यान देना, परिमित रूप में विद्यमान हो, परिमित रूप में विद्यमान हो। अतः तो x बराबर a पर फलन अवकलनीय है, ये है आपका x बराबर a पर अवकलज। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो लिमिट काम करती हैं। जब x a की तरफ बढ़ रहा है तो आपको पहले बताया गया था कि जब भी x a की तरफ जाता है किसी पॉइंट पर, या ये फलन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। आप लेफ्ट साइड से भी a की तरफ जा सकते हो और राइट साइड से भी। आप लेफ्ट साइड से a की तरफ जाएं तो आप जो फलन का अवकलज प्राप्त होता है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है, और राइट साइड से a की तरफ अग्रसर हो जाएं तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आपका निकल कर आता है। अगर यहाँ पर ऊपर माइनस या प्लस साइन नहीं है तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं, किस बिंदु पर, x बराबर a पर। तो यहाँ कहा गया है कि x बराबर a पर फलन अवकलनीय होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए क्या हो,
परिमित रूप से विद्यमान हो। परिमित रूप से विद्यमान होने का अर्थ है इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो कभी अनंत नहीं आनी चाहिए, अपरिमित नहीं आनी चाहिए, तब फलन क्या कहलाएगा, x बराबर a पर अवकलनीय कहलाएगा। अब बात करें परिमित रूप से विद्यमान की, तो यहां पर लिख दिया गया है परिमित रूप से विद्यमान है मतलब अनंत नहीं होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए और परिमित रूप से बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें, इसी बात को आगे समझाया गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये देखिएगा आपका, इसको बोलते हैं LHD, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। इसको बोलते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका क्या है, आपका लिखा जाता है f डैश किस पर, a पर, a माइनस 0। यही बात, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इसी को RSD को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बच्चों, f डैश a प्लस 0, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों एक ही बात हो जाती हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम समझते हैं, इसका ज्यामितीय रूप समझते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होते हैं। मान लीजिए ये आपकी x एक्स है, ये आपकी y एक्स है, ये आपका फलन है जिसका नाम y इक्वल टू एफ एक्स है। एक बिंदु है ये a के राइट साइड में h दूरी पर, कितनी दूरी पर, h दूरी पर एक दूसरा बिंदु है जिसको बोला a प्लस एच। a पर फलन का मान fa कहलाएगा और a प्लस h पर फलन का मान fa प्लस h कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के मध्य की, ये कैसे दी जाएगी बच्चों, ये fa प्लस h में से माइनस कर दें किसको, fa को, तब दी जाएगी। तो यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूँ, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, तो ये h दूरी पे है, तो ये तो हो गई डिस्टेंस h आपका आधार, अगर ये कोण मान लो थीटा हो तो। और ये जो लंब इस त्रिभुज का है ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों का fa प्लस h माइनस fa। अब आप ज्ञात क्या करना चाहते हैं, आप अवकलज ज्ञात करना चाहते हैं, अवकलनीयता को परिभाषित करना चाहते हैं। क्या होता है अवकलज, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन की दर आपने x में परिवर्तन a से a प्लस h तक बढ़कर किया, तो यानी कि कितना परिवर्तन हुआ, h परिवर्तन हुआ। और इस स्थिति में जब x अक्ष पर h परिवर्तन होता है तब y अक्ष पर इतना परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यानी कि fa प्लस h माइनस fa परिवर्तन होता है। तो मैं यहां पर बात करूं, परिवर्तन की दर क्या होगी, fa प्लस h माइनस fa परिवर्तन अपॉन कितना h, ये परिवर्तन की दर हुई। ये एक अनुपात है और मैं कह दूं कि ये परिवर्तन बिल्कुल a के पास में घटित हो, बिल्कुल राइट साइड में, बिल्कुल h बहुत छोटा हो जाना चाहिए उस स्थिति में। तो मैं कह दूं कि लिमिट जो है वो क्या हो जाए बच्चों, h टेंड्स टू, मैं 0 लगा दूंगा तो h जो है 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगा, और 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगा तो ये लिमिट ये कहना चाहती है कि a के बिल्कुल राइट साइड में परिवर्तन की दर अपने पास आ जाएगी, यानी कि ये h बहुत छोटा हो जाएगा तो a प्लस h बिल्कुल इसके पड़ोस में आ जाएगा, इसके स्मॉल इंटरवल में आ जाएगा बच्चों। अब स्मॉल इंटरवल में लेकिन राइट साइड में आ जाएगा तो आप कहेंगे कि ये पॉइंट उतर के नीचे फंक्शन का मान a प्लस एच पे बिल्कुल a के वैल्यू के बराबर आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा तो ये जो कोड है ये क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी, क्यों, दोनों बिंदु बिल्कुल पड़ोस में आ जाएंगे और स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो स्पर्श रेखा का ढाल ये मान लो, अगर ये पहले थीटा था, ये थीटा बदल के अब इतना हो जाएगा, तो टेन थीटा क्या कहलाता है बच्चों, स्पर्श रेखा का ढाल कहलाता है। वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा टेन थीटा। कहां पर, a पर, a के राइट साइड में, यानी कि x इक्वल टू a पर। तो x इक्वल टू a पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल क्या कहलाता है, आपका अवकलज के बराबर हो जाता है। ये बात पहले बताई गई थी। तो इसको बोलते हैं आप RHD। आपने डेरिवेटिव निकाला कौन सी साइड से, राइट साइड से। क्यों, क्योंकि आप a की तरफ बढ़ रहे हैं, h को छोटा कर रहे हैं, h को छोटा कर रहे हैं तो a के पड़ोस में जाके अवकलज निकाल रहे हैं। a के पड़ोस में राइट साइड में निकाल रहे हैं कि लेफ्ट साइड में निकाल रहे हैं, बच्चे बोलेंगे राइट साइड में निकाल रहे हैं क्योंकि a प्लस h आगे है। इसी प्रकार अगर आप पीछे कोई बिंदु ले लेते a माइनस h, तो फंक्शन का वैल्यू यहां पर नीचे आ जाता।
तो आपको ये भी एक स्थिति बताते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये तो हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिएगा, मान लो कि यही फंक्शन ले लेते हैं, कुछ इसी तरह का ग्राफ था, ये मान लो a पॉइंट था और ये h दूरी पर a माइनस एच पहले पॉइंट पड़ेगा। a माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू यहाँ से दिया जाएगा और a पर फंक्शन का वैल्यू fa दिया जाएगा। अब कहेंगे कि ये जो h है इनके बीच की दूरी, ये h, ये बहुत छोटी कर देंगे। पहले तो परिवर्तन की बात करें तो यहाँ से ये दोनों बिंदु मिलाए और ये दोनों बिंदु मिलाए, और यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये तो h हो गया और ये वैल्यू हो गई fa माइनस, ऊपर वाले में से नीचे वाली वैल्यू को घटा देंगे तो अंतर निकल आएगा fa माइनस एच, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए, एल एच डी इक्वल टू क्या होगा, पहले तो परिवर्तन कितना हुआ, एच एक्स पर हुआ और वाई एक्स पर इतना परिवर्तन हुआ। अगर इसको थीटा लूं तो ये आपका परिवर्तन की दर हो गई एफ ए माइनस एच अपॉन एच, किस पर, एक्स एक्स पर, और एक्स एक्स पर और ये वाई एक्स पर। लिमिट लगा दी बच्चों ने, h टेंड्स टू 0, तो h को 0 की तरफ अग्रसर करवा दिया। अग्रसर करवा दिया तो ये क्या बन गया, LSD बन गया, मतलब कि a के जस्ट पहले परिवर्तन की दर आपने नाप ली। जब h 0 की तरफ जाएगा तो ये पॉइंट बढ़ता 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 a के नज़दीक होता चला जाएगा, और a के नज़दीक जाएगा तो ये कोण स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो यहाँ पर बात है, जब भी किसी फलन के आलेख पर अवकलनीयता का पता लगाना हो तो बच्चे क्या खींच दें, उस पर स्पर्श रेखा खींच दें, तो आपको आइडिया लग जाता है कि भाई अवकलनीयता धनात्मक है कि ऋणात्मक। tan थीटा की वैल्यू से थीटा जिस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में है तो धनात्मक वैल्यू, दूसरे चतुर्थांश में है तो ऋणात्मक वैल्यू। इस तरह से हमें आइडिया लग जाता है, और जीरो एंगल बना ले तो अवकलनीयता जीरो हो जाती है। जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे अपन, इस तरह से ये चल रहा है, इस पॉइंट पे अवकलनीयता यानी कि π/2 पे अवकलनीयता चेक करनी है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी कितनी है। हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक्स अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा का ढाल कितना हुआ, tan 0 इक्वल टू 0। आप कहेंगे π/2 पे साइन एक्स की अवकलनीयता 0 होती है, मतलब उसका अवकलन कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर LSD आपने देखी इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, क्योंकि वहां पर आपने FA प्लस एच पहले ऊपर लिया था, देखिए पहले FA प्लस एच और फिर F माइनस FA लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है आपको लिखने की दृष्टि से। वैसे तो ये सही है, लेकिन माइनस हम निकाल लेते हैं कॉमन, तो लिमिट h टेंस टू 0 आपका हो जाएगा FA माइनस एच माइनस FA अपॉन में माइनस एच। इस तरह से लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लिखेगा LHD को। वैसे दोनों ही बातें सत्य हैं। तो आपने देखा किसी बिंदु के लेफ्ट साइड में आप डेरिवेटिव का पता लगाते हैं तो वो LHD हो जाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाता है, और x इक्वल टू a के राइट साइड में परिवर्तन की दर का पता लगा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका RHD हो जाता है। और LHD और RHD जब किसी बिंदु पे बराबर होते हैं तब जाकर फलन उस बिंदु पे क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। तो ये चीज आपको यहां बताई गई है। देखिएगा, ये आपने देखा लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस एच माइनस FA अपॉन माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल किसके होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस एच। a प्लस एच मतलब a के राइट साइड में आपने परिवर्तन की दर को नाप लिया। a माइनस एच का मतलब फंक्शन में आपने a के लेफ्ट साइड में परिवर्तन की दर को नाप लिया। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो a पर फलन अवकलनीय कहलाएगा। मुझे लगता है काफी बातें बताई दी गई हैं, बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। f का देखिएगा यहाँ पर बताया गया है, f x बराबर a पर अवकलनीय है, f डैश a माइनस 0। उसी बात को इस तरह से लिखा हुआ है आपको, ये इसका मतलब LSD और इसका मतलब RSD, यानी कि बायां अवकलज बराबर क्या होना चाहिए, दायां अवकलज किस पर, x बराबर a पर, तब जाके फलन अवकलनीय कहलाएगा। तो ये चीजें हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसी अंतराल में अवकलनीयता की बात कर लेते हैं बच्चों हम, कि जैसे कि इंटरवल आपके क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, क्लोज इंटरवल A और B, इस तरह से इन दोनों में आप अवकलनीयता की बात कैसे कर सकते हैं। देखिए, किसी ओपन इंटरवल में फलन, कोई भी फलन y इक्वल टू fx आपको गिवन है, अवकलनीय कहलाएगा यदि इसके प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, यानी कि हर बिंदु जो a से b के मध्य में विद्यमान है वास्तविक
वास्तविक संख्याओं में, उस पर क्या होना चाहिए, फलन का अवकलनीय होना आवश्यक है इस अंतराल में अवकलनीयता बताने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बात करें तो फलन f(x) विवृत अंतराल ab में अवकलनीय होता है यदि यह इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। यह बात यहां पर कही जा रही है। सेकंड बात क्या कही जा रही है कि संवर्त अंतराल यदि क्लोज इंटरवल में अवकलनीयता, आप देख रहे हैं अगर यदि क्लोज इंटरवल में मैं फलन की बात करता हूं तो आप कहेंगे कि a से पहले फलन परिभाषित नहीं है और b के बाद में फलन परिभाषित नहीं है, यानी कि फलन कहां परिभाषित है, a से b तक परिभाषित है। तो a के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता, a के लेफ्ट बाईं तरफ आप आ ही नहीं सकते क्योंकि फलन ही परिभाषित नहीं है, लिमिट कैसे एग्जिस्टेंस करेगी वहां पर। तो आप कहेंगे कि a पर तो राइट हैंड डेरिवेटिव मिल जाए और b पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल जाए और a से b के मध्य के प्रत्येक बिंदु पे, और मध्य में होने का क्या तात्पर्य है, ओपन इंटरवल में आ जाना, यानी कि ओपन इंटरवल a b में तो फलन प्रत्येक बिंदु पे अवकलनीय हो जाए, a पे आपको दायां अवकलज मिल जाए और b पर आपको बायां अवकलज मिल जाए। इस स्थिति में क्लोज इंटरवल में फलन को अवकलनीय कहा जा पाता है। तो यहां पर देखिए फलन f(x) संवर्त अंतराल ab में अवकलनीय होता है यदि ओपन इंटरवल ab में अवकलनीय है तथा a तथा b पर इसके क्रमशः दाएं एवं बाएं अवकलज विद्यमान हों। यहां पर यह बात कही जा रही है। तो दोनों इंटरवल, ओपन और क्लोज इंटरवल में किस तरह से अवकलनीयता के बारे में व्याख्या दी जाती है, बच्चों ने ये जाना। अब अपन कुछ बात और करते हैं बच्चों। क्या फलन देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वह अवकलनीय है या नहीं? आलेख देखकर बिल्कुल पता लगा सकते हैं बच्चों। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी ये चीज़ बताई थी। देखिए कोई फलन अगर ऊपर जाता है और नीचे आता है तो अगर वो कर्वेचर मोड में इस तरह से आता है या नीचे से ऊपर भी कर्वेचर रूप से इस तरह से गति करता हुआ आगे बढ़ता है तो फलन अवकलनीय होता है बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर कहीं कोना बन जाता है तो फलन अवकलनीय नहीं होता है। अपन देखते हैं। देखिए एक फलन लेता हूं f(x) = mod x। इसका ग्राफ लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा बच्चों। ठीक है, वी शेप में होता है। ये 0, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। x = 0 पे इसका कोना बन गया। अच्छा, x = 0 पे आप LHD और RHD की बात करें। LHD एट x = 0 कितनी आएगी, बात करते हैं। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0 हम आलेख देख के बता देंगे, आप भी बता देंगे। देखिए 0 पर x = 0 पर बात करनी है तो x = 0 के लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड यानी कि उसका आपको बायां अवकलज कितना आता है ये पता लगाना है। बायां अवकलज देखिए इसके जस्ट पहले, 0 से जस्ट पहले पॉइंट पर मैंने क्या कहा, स्पर्श रेखा बता देती है। स्पर्श रेखा का ढाल अवकलज को परिभाषित करता है। तो आप 0 से थोड़ा सा भी पहले आएंगे तो आपकी स्पर्श रेखा इस पॉइंट पे खींचोगे तो कुछ इस तरह से आएगी, जो कि x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, 135 डिग्री कोण बनाएगी। और मैंने कहा किसी पॉइंट पर अवकलनीयता का पता लगाना है तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो और उसका ढाल जो होगा वो उस पर अवकलन के बराबर होगा, अवकलज के बराबर होगा। तो आपने कहा 135 डिग्री का अगर कोण बना रही है तो इसका ढाल जो है 0 के लेफ्ट साइड में जो स्पर्श रेखा पॉइंट पर खींची गई है इसका ढाल जो है -1 होगा, क्योंकि tan 135 डिग्री इक्वल टू कितनी वैल्यू आती है, -1। तो आप कहेंगे LHD -1 है। ठीक है, अब इसी पॉइंट के 0 के राइट साइड में अवकलज का पता लगाना है, यानी कि हम अपने x को लेके 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट साइड से दाईं तरफ से RHD का पता लगाना है। तो 0 के जस्ट पड़ोस में राइट साइड में स्मॉल इंटरवल में बात होती है, बिल्कुल पड़ोस में हम स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा ये आएगी और स्पर्श रेखा ये आएगी तो 45 डिग्री कोण बनाएगी और 45 डिग्री कोण बनाएगी तो इसका ढाल कितना हो जाएगा, tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो बच्चे कहेंगे इसका RHD 1 है। LHD -1, RHD आपका +1, यानी कि दायां अवकलज x = 0 पर बाएं अवकलज के बराबर नहीं है। दोनों अलग अलग है, परिमित तो हैं दोनों ही लेकिन बराबर नहीं है। अगर
LHD अनंत चला जाए तो भी कभी अवकलनीय नहीं हो सकता उस बिंदु पे, या RHD अनंत चली जाए तब भी अवकलनीय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको साफ परिभाषा में लिखा हुआ है, जो आपकी लिमिट है वो परिमित रूप से विद्यमान होनी चाहिए, और तो LHD की वैल्यू RHD के बराबर होनी चाहिए, परंतु परिमित रूप से। परिमित रूप से यहाँ अद्वितीय नहीं है ये लिमिट, इसलिए हम कहेंगे कि इसका LHD RHD के बराबर न होने के कारण x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। इसी तरह से जब कोना बनता है तो ये स्थिति पैदा होती है, राइट साइड में ढाल कुछ आता है और लेफ्ट साइड में ढाल कुछ आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए sin x का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है π/2 पे जाता है, बच्चे जानते हैं। ये मान लीजिए x एक्स है आपका, तो इस तरह से कुछ जाता है, ये आगे इस तरह से। तो यहाँ पर π/2 पे अपन बात करें तो ऊपर से फलन नीचे आ रहा है। मैं कहूँ π/2 से जस्ट पहले बिल्कुल पड़ोस में बायां अवकलज निकालना है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा जो खींचेंगे उसका ढाल 0 आएगा, tan 0, क्योंकि x एक्स के साथ कोण कितना बना रही है स्पर्श रेखा 0 डिग्री, तो 0 ढाल आएगा लेफ्ट साइड में। और π/2 प्लस h पर जाएंगे, π/2 के राइट साइड में जब बात करेंगे तब भी सेम स्पर्श रेखा आएगी बच्चों। तो इस स्थिति में आप कहेंगे कि यहाँ पर LHD भी 0 आती है, RHD भी 0 आती है, तो परिमित रूप से बराबर हो गई दोनों लिमिट्स। तो आप कह देंगे कि फलन π/2 पर अवकलनीय है, परंतु अवकलन कितना आया? 0 आया। तो ये इस तरह से आप अवकलनीयता के बारे में पता लगा सकते हैं आलेख देखकर। तो ध्यान रखें, इस तरह से अगर फलन मोशन करता है, इस तरह से ऊपर से नीचे जाते टाइम थोड़ा सा ध्यान दें, ये हार्ट बीट की तरह इस तरह से चलेगा तो इन कॉर्नर वाले पॉइंट्स पे कभी अवकलनीय नहीं होगा, परंतु इस तरह से अगर वो गति करे तो निश्चित रूप से वो क्या होता है, हर पॉइंट पे अवकलनीय होता है। तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं सब क्या होते हैं, अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। प्रांत में tan, आप बात करें कि tan x की बात करें तो tan x का एक बार ग्राफ देखते हैं। देखो बच्चों, tan x का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, ये लीजिए, और फिर ये वैल्यू कितनी है, π/2 है, फिर ये इस तरह से ऊपर चला जाता है, ये π/2 पे ही बात कर लेते हैं। π/2 पे देखिए, π/2 माइनस h पर फलन कहाँ चला गया, अनंत पे चला गया, यानी कि इसका डेरिवेटिव कहाँ आएगा, अनंत की तरफ दिखाई दे रहा है, तो कोई भी फलन संतत नहीं होगा, तो अवकलनीय होने की तो बात ही नहीं होगी वहाँ पर। तो आप कहेंगे कि π/2 पे फलन संतत नहीं है, लेकिन π/2 इसके प्रांत में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम tan x का जो प्रांत लिखते हैं वो लिखते हैं r माइनस कितना, 2n+1 इंटू π/2, और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, z। तो ये बिंदु निकाल देते हैं जहां पर फलन असंतत होता है, तो फलन संतत भी था tan x और अवकलनीय भी होगा, बाकी जगह अवकलनीय। देखो बिल्कुल कर्वेचर मोड में गति कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये भी इसी तरह, कहीं कोना नहीं बन रहा है, यानी कि अपने प्रांत में वो क्या होता है, संतत भी है और अवकलनीय भी है। आप π/2 की बात करेंगे तो π/2 पे एक्सप्लेनेशन आपका ये होगा कि वो संतत नहीं है, इसलिए अवकलनीय भी नहीं है। 3π/2 पे भी यही बात हो जाएगी। तो इन बिंदुओं पे वो न तो संतत हो पाता है न अवकलनीय, लेकिन प्रांत में ये बिंदु न होने के कारण प्रांत में से आप निकाल देते हैं वास्तविक संख्याओं में से, इसलिए फलन, त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में संतत भी होते हैं, अवकलनीय भी। और भी फलनों के बारे में बात करेंगे आगे, देखिएगा। अवकलनीय फलन, देखिए प्रत्येक बहुपद, कुछ अवकलनीय फलन कौन कौन से होते हैं, बहुपद फलन जितने भी होते हैं अवकलनीय होते हैं और वो संतत भी होते थे। तो मैं यहाँ कहूँ प्रत्येक बहुपद संतत तो होता ही है, अवकलनीय भी होता है। जब अवकलनीय कह दिया है तो फिर संततता तो उसके अंदर है ही। तो ये अपने पूरे प्रांत में क्या होते हैं, संतत और अवकलनीय होते हैं। चरघातांकी फलन, e की पावर x, a की पावर x, ग्राफ कुछ इस तरह के होते हैं, आपको पीछे काफ़ी बार बताया गया है। देखिए कहीं भी फलन टूट नहीं रहा है, पूरे प्रांत में संतत है, और कहीं भी कोना नहीं बन रहा है ना, इसलिए अवकलनीय भी है। कोना बनने का मतलब यूँ झटके से नहीं मुड़ रहा है। यहाँ पर आगे बात करें तो लघुगणकीय फलन log x का ग्राफ देखिए, आपने बनाया था, कुछ इस तरह से होता है। बेस पे डिपेंड करता है कि बेस 1 से बड़ा हो तो इस तरह से, और अगर बेस 1 से 0 और 1 के मध्य में हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से नीचे हासमान के रूप में log x का आता है।
ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं फलन अपने प्रांत में, अवकलनीय होते हैं और संतत भी होते हैं। अवकलनीय है तो अंडरस्टूड है कि वो संतत होंगे, ध्यान रखिएगा। त्रिकोणमितीय फलन अभी बात हुई थी, सारे के सारे अपने प्रांत में संतत और अवकलनीय होते हैं। आगे अति परवलयिक फलन, ये तो आपके कोर्स में नहीं है, आगे उच्च क्लासों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये भी फलन क्या होते हैं, आपके संतत और अवकलनीय होते हैं। आगे बात करते हैं कुछ फलन जो अवकलनीय नहीं है उन पर प्रकाश डालते हैं। मोड एक्स, अभी अभी बात हुई थी, मोड एक्स का ग्राफ आपने देखा था, कुछ इस तरह से गया था, x इक्वल टू 0 पर ये व्यवहार चेंज कर लेता है। 0 से पहले इसकी अवकलनीयता -1 और 0 के बाद इसकी अवकलनीयता कितनी हो जाती है, 1। अगर इस फलन को खोलें मोड एक्स को तो क्या वैल्यूज आती हैं, एक तो आपका x आएगा, एक -x आएगा। ये कब आएगा, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये कब आएगा, जब x लेस देन 0। तो आप देखेंगे x का अवकलन कितना आता है, 1, माइनस एक्स का अवकलन कितना आता है, -1। जब फलन 0 से, जब x 0 से छोटा है तो उसकी अवकलनीयता -1 हो जाएगी, और जब फलन 0 से बड़ा है तो फलन की अवकलनीयता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन x बराबर 0 पर बात नहीं होगी अवकलनीयता में। देखिए fx में तो प्रांत में 0 है, जब मैं f डैश x लिखूंगा तो दो ही जगह परिभाषित करूंगा f डैश x को। f डैश x के लिए कहूंगा कि यहाँ पर 1 और -1, 1 कब, जब x ग्रेटर देन 0, और -1 कब, जब x लेस देन 0। बराबर का चिन्ह मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, x बराबर 0 पे फलन अवकलनीय नहीं होता है तो मैं कैसे ले सकता हूँ, है ना। उसके बाद देखिएगा मोड एक्स जहां जहां जिस भी फलन में आ जाएगा x इक्वल टू 0 पर वो अवकलनीय नहीं रहेगा, लेकिन आगे बताऊंगा x इंटू मोड एक्स, ये फलन आपका क्या हो जाता है, अवकलनीय हो जाता है। क्यों, इसको ओपन करते हैं तो मोड एक्स एक बार x हो जाता है, एक बार -x, तो ये क्या हो जाता है आपका, जब x होगा तो ये x² दे देगा और ये -x² दे देगा, और ये कब देगा, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये कब, जब x लेस देन 0। अब आगे बात करें इसके ग्राफ की, तो ग्राफ दिखा देते हैं आपको। ग्राफ x² पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो यहाँ से तो फलन ऐसे जाता है, और यहाँ से फलन यूं ऐसे आ जाता है। देखो पूरे प्रांत में आराम से फलन इस तरह से गति कर रहा है, कहीं कोना नहीं बन रहा है, इसका ग्राफ है ये। तो फलन क्या हो गया, सर्वत्र अवकलनीय हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोड एक्स वास्तव में अवकलनीय नहीं होता x इक्वल टू 0 पे, लेकिन एक तो ये अवकलनीय नहीं था, और ये x क्या होता है, x का ग्राफ ये होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ, ये सर्वत्र अवकलनीय होता है। मतलब एक अवकलनीय फलन ने एक जो x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं था उसके साथ गुणन किया, और जो नया फलन प्राप्त हुआ वो उस बिंदु पर अवकलनीय हो गया। तो ये इन मुद्दों पर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, ये जो है ये मेन फलन आपके लिखे हुए हैं। ये देखिए आपका महत्तम पूर्णांक फलन संतति नहीं रहता पूर्णांकों पे z पे, तो फिर अवकलनीय कैसे हो सकता है, यानी कि 1, 2, 3 जितने भी पूर्णांक बिंदु हैं उन पर ये संतत नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक पर न तो संतत होगा न अवकलनीय होगा। आगे x इंटू साइन 1/x, ये भी x इक्वल टू 0 पे अवकलनीय नहीं होता है। यहाँ पर देखिए cos 1/x e रेज़ टू दी पावर 1/x, ये भी फलन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं अवकलनीय फलनों के कुछ गुण धर्म देख लेते हैं बच्चों। गुण धर्म क्या कहते हैं, दो अवकलनीय फलनों का योग, अंतर, गुणन और अनुपात तथा फलन का फलन मतलब आपका संयुक्त फलन भी अवकलनीय होता है। मतलब दो फलन है उनका योग कर दोगे तो भी नया फलन बनने वाला है। जैसे x अवकलनीय है, sin x अवकलनीय है, x प्लस sin x भी अवकलनीय होगा, यहाँ ये कहा जा रहा है। उनका अंतर भी क्या होगा, अवकलनीय होगा, गुणन भी अवकलनीय होगा। अनुपात में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, पीछे संततता के गुणधर्मों में बात की थी। जैसे एक fx संतत फलन आपका अवकलनीय फलन है और gx भी अवकलनीय है, तो fx अपॉन gx अवकलनीय तो होगा, लेकिन gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें, वहां पर आपको ये चीज क्लियर भी कर दी थी। ठीक है, आगे यदि fx gx किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है तब भी इनके योग एवं गुणन अर्थात f प्लस g या f इंटू जी उस बिंदु पर अवकलनीय हो सकते हैं। अभी एग्जाम्पल दिया आपको, किसका दिया, x इंटू एक्स के मोड का। आपने कहा x का जो मोड था वो x बराबर 0 पे अवकलनीय नहीं होता है, आपने पहले ही जान लिया। लेकिन ये x से गुणा होकर जो नया फलन अभी बना था आपका, पीछे दिखाया था आपका ये, और इसका ग्राफ बना के दिखाया आपका, क्या हो जाता है, x बराबर 0 पर अवकलनीय हो जाता है। तो यहाँ पर ये गुणधर्म आपसे ये कहना चाहता है बच्चों। आगे देखिएगा, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है
तो आवश्यक रूप से वह बिंदु पर संतत भी होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई फलन अवकलनीय है तो निश्चित रूप से उसको संतत होना होगा, लेकिन कोई फलन संतत है तो आवश्यक नहीं है कि वो उस बिंदु पे अवकलनीय हो। जैसे उदाहरण के लिए मोड एक्स क्या x बराबर 0 पर संतत तो होता है, परंतु अवकलनीय नहीं होता। संतत होने के बावजूद भी अवकलनीय नहीं हो रहा है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि विलोम सत्य नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो निश्चित रूप से संतत होगा। तो अवकलनीयता किसको देती है? आपको सातत्य को प्रदर्शित करती है, लेकिन सातत्य अवकलनीयता को प्रदर्शित करे किसी बिंदु पे यह आवश्यक नहीं। ठीक, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर असंतत है तो वह उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है। बिल्कुल सत्य बात है। अगर कोई फलन किसी बिंदु पर असंतत है, ब्रेक हो जाता है, तो वहां अवकलनीयता नहीं आ सकती। जैसे कि अभी महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांकों पे, सभी पूर्णांकों पे क्या होता है? असंतत होता है, तो वो उन पूर्णांकों पे क्या अवकलनीय भी नहीं हो सकता है। ये बात यहां पर कही गई है। चलिए, यदि किसी फलन f(x) के बिंदु x बराबर a पर बायां और दायां अवकलज परिमित रूप में विद्यमान है, तब कहा जा रहा है तो f(x) x बराबर a पर आवश्यक रूप से संतत होता है। बिल्कुल सत्य बात है बच्चों। यही उदाहरण दे देते हैं f(x) इक्वल टू मोड x का। f(x) इक्वल टू मोड x का उदाहरण ले लेते हैं। इसका ग्राफ जरा देखिएगा। ये लीजिए ग्राफ। क्या कहा गया कि ये आपका f(x) है। x बराबर a, x बराबर 0 पर बात करेंगे। a की जगह यहाँ 0 ले लिया। x बराबर 0 पर बात कर लेते हैं। x बराबर 0 पर बायां तथा दायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए। आपने अभी अभी निकाला था x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था आपका? -1, यानी कि 0 के जस्ट पहले खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल कितना? -1, तो अवकलज भी -1। RHD कितना है? आपके 0 के राइट साइड में स्पर्श रेखा आलेख पर खींचे तो ढाल कितना आएगा आपका? 1 आएगा। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? 1 आ गया। तो देखिए LHD कितना? x इक्वल टू 0 पर -1। RHD कितना आया आपका? +1। तो बच्चे कहेंगे ना कि LHD परिमित रूप से विद्यमान है, मतलब अनंत नहीं आया है। अनंत नहीं आया है तो फिर परिमित राशि, -1 परिमित राशि है, तो LHD परिमित रूप से विद्यमान है। RHD भी परिमित रूप से विद्यमान है। तो बताओ, है ना x इक्वल टू 0 पे फलन संतत, ब्रेक थोड़ी हो रहा है। तो बच्चे ये कहेंगे, इस स्टेटमेंट को समझ गए होंगे कि अगर बायां और दायां अवकलज बराबर हो या न हो तब तो बात ही खत्म होगी। अगर नहीं भी है बायां और दायां अवकलज बराबर, लेकिन वो दोनों अवकलज परिमित है, परिमित वैल्यू है, तो फलन उस बिंदु पर निश्चित रूप से संतत होगा। और आपके सामने ये ग्राफ है, ये संतत फलन है x इक्वल टू 0 पर। अब कुछ सूत्रों के बारे में बात करेंगे। देखिए, कुछ मानक फलनों के अवकलज हम प्राप्त कर रहे हैं, इनके फॉर्मूले बच्चों को याद कर लेने हैं। इन फॉर्मूलों से हम सारे क्वेश्चन आंसर आगे करने वाले हैं इस बुक के। देखिएगा, d/dx अवकलन किसका? अचर का। जैसे d/dx ऑफ c या d/dx ऑफ 5 क्या है? अचर वैल्यू है, अचर फलन है। इसका अवकलन कितना होता है? 0। इसका 0। कारण है बच्चों अवकलन 0 होने का। देखिए, अचर फलन मान लो f(x) इक्वल टू 5 है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा जरा देखिएगा। देखिए, x इक्वल टू 0, 1, 2, यहाँ पर -1, -2, x की कुछ भी वैल्यू हो, ये वैल्यू जो है आपकी कितनी आएगी? 5 ही आएगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब ग्राफ इस तरह से, किसी भी बिंदु पे अवकलज का पता लगाना है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो और ढाल जो है वो अवकलज के बराबर होता है। तो मैंने कहा x बराबर 1 पर इसके अवकलन की बात करता हूँ। 1 पर आलेख ये रहा, स्पर्श रेखा खींचूंगा, इसी ऐसी आएगी, बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। स्पर्श रेखा इतनी आएगी तो इसकी ढाल x अक्ष के समांतर हो जाएगी स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पे, और स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जाएगी तो ढाल कितना हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। ढाल 0 हो जाएगा तो अवकलन भी 0 होता है। तो सीधी सी बात है, बच्चे समझ गए होंगे इस बात को कि अचर फलन का अवकलन क्या होता है? 0। दूसरी बात देखिए, x बढ़ता जा रहा है लेकिन उसके सापेक्ष y तो एक कांस्टेंट हो गया, y में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो x के सापेक्ष मतलब x के बढ़ने के साथ साथ y में परिवर्तन 0 हो रहा है, तो इसका अवकलज का मान कितना होगा? 0 होगा। आगे बात करते हैं। x की पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n-1। आगे देखिए, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही हो जाता है। ये फॉर्मूले बच्चों को बिल्कुल याद कर लेने हैं। आगे देखिएगा, फोर्थ,
a की पावर x चर घातांकी फलन है, अवकलन होता है a की पावर x log a। e की पावर x का भी ऐसा ही होता था, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x करें क्योंकि वो भी तो चर घातांकी फलन है, तो इसका अवकलन होगा एक तो e की पावर x और गुणा में आएगा log e, लेकिन बेस e होने के कारण ये 1 हो जाता है और ये 1 होने के कारण फिर e की पावर x का अवकलन क्या हो जाता है, e की पावर x ही हो जाता है क्योंकि ये वैल्यू तो 1 होगी। लेकिन यहाँ पर आधार e है लेकिन वैल्यू है a, यहाँ पर log लिया जा रहा है a का, तो ये वैल्यू 1 न होने के कारण इस तरह से इसका अवकलन होगा। आगे देखिए log x का 1/x, लेकिन बच्चों log आधार e हो तब 1/x होता है। अगर आधार a है तो आपको आधार e बनाना होगा। आधार परिवर्तन सूत्र बताया था, देखिए किस तरह से इस अवकलन को परिभाषित करेंगे अपन। आपका d बाई डी एक्स ऑफ आपका log क्या है, log आधार ax है, d बाई डी एक्स ऑफ आधार चेंज करेंगे तो बताया था एक log ऊपर में एक log नीचे, ऊपर x और नीचे किसका a का, और बेस बना दो e जो भी चाहिए वो। अब ये तो अचर हो गया, अचर तो बाहर आ जाएगा 1/log ई ए बाहर आ जाएगा और ये बाहर log x का अवकलन बेस e आ गया, इसका कितना हो जाएगा 1/x। तो इस तरह से ये अवकलन प्राप्त हो जाता है। और ये log अगर ऊपर भेजना चाहें तो ये जो बेस है ये यहाँ आ जाता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये आपका गुणधर्म है log का, ये e हो जाएगा, ये a हो जाएगा और 1/x। इस तरह से भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। आगे देखिएगा sin x का cos x, इसी प्रकार cos x का माइनस sin x, tan x का x के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, उसके बाद sec x का sec x tan x और cosec x का माइनस cosec x cot x, sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स x का माइनस लग जाएगा, बस जो इसमें है इसके माइनस लगाने से तो -1/√1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, आगे cot इनवर्स x का -1/1 प्लस x स्क्वायर, sec इनवर्स x का 1/x अंडर आपका x स्क्वायर -1। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स x में जो सेक इनवर्स x का आया था उसके क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इतना ही बदलाव होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, आप उन्हें ध्यान रखिएगा। d बाई डी एक्स ऑफ आपको रूट एक्स का अवकलन करना पड़े तो याद रखिएगा डायरेक्ट ही x की पावर n के सिद्धांत पे हो जाता है और ये आता है 1/2√x, ये याद रखने वाली बात है। d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि ये बहुत मैक्सिमम टाइम आपको यूज में लेना पड़ता है, 1/x का अवकलन भी x की पावर n के सिद्धांत पे होगा और ये हो जाएगा बच्चों का कितना, -1/x स्क्वायर। आगे बात करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x एक विशेष चर घातांकी फलन है और इसका जो अवकलन होता है, आपको इन लघुगणक लेके जब अवकलन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसको सिद्ध भी करेंगे। कितना हो जाता है, याद रखिएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, और इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो x की पावर x 1 को लिखा जा सकता है log e आधार e प्लस log x, और यहाँ आधार कितना है, e ही है, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है x की पावर x log a प्लस log b के फॉर्मूले से log ऑफ क्या e बेस e और e x, ये इस तरह से आपका आंसर हो जाता है इसका। तो आपका ये भी ऑप्शन मिल सकता है, ये भी ऑप्शन मिल सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 2-3 फॉर्मूले और मैंने आपको बता दिए हैं, बच्चे इनको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अवकलन पर कुछ प्रमेय बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको कुछ गुणधर्म, कुछ प्रमेय बताई गई हैं। ये क्या कहना चाहती हैं, d बाई डी एक्स ऑफ k इंटू एफ एक्स हो तो k बाहर में आ जाता है और एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन हो जाता है। देखिए किस तरह से, ये जो आपका ऑपरेटर है बच्चों d बाई डी एक्स, इसको एक फलन दिया गया जिसके गुणा में एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूं, जैसे कि 4 sin x, ये आपने लिया 4 sin x लिया, तो 4 जो मल्टीप्लाई में है इसको ऑपरेटर बाहर गुणा में ले आएगा, यानी कि इसको ऑपरेट नहीं करेगा, वो sin x को ऑपरेट करेगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x, और sin x का अवकलन आपने सूत्रों में अभी देखा cos x हो जाता है, तो वैल्यू आएगी 4 cos x। इस तरह से आपका ये अवकलन हो पाता है 4 sin x का 4 इंटू
cos x। यहां पर ये आपको समझाया गया है। सेकंड देखिए बच्चों, यहां पे कहा जा रहा है आपको कि d बाई डी एक्स जो आपका ऑपरेटर है उसको फंक्शन दिया जाए योग या व्यकलन के रूप में, जैसे fx और gx का दोनों का योग, यानी कि यहां पर fx और gx दोनों x के फलन है, इस तरह से दिया जाए तो d बाई डी एक्स जो आपका ऑपरेटर है प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स आपको दिया जा रहा है। तो देखिए साइन एक्स यानी कि एफ एक्स, कोस एक्स यानी कि जी एक्स, और दोनों में चिन्ह है प्लस का, एडिशन का, तो ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एडिशन पे किस तरह से, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और बीच में प्लस आ जाएगा और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। बच्चे जानते हैं sin x का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष आपका cos x, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो आंसर आएगा आपका cos x माइनस sin x। इस तरह से आपका आंसर यहां प्राप्त होगा। यहां पर देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, d बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, यानी कि दो फलन अगर गुणा में हो रहे हों और गुणा में होने के बाद उनका आप अवकलन x के सापेक्ष कर दे रहे हैं, तो इस तरह से किया जाता है कि पहला फलन पुट किया जाता है और दूसरे फलन का गुणा में अवकलन कर दिया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा फलन रख दिया जाता है जिसका अवकलन हो चुका है, वहां पर ये gx रख देंगे और फिर जिसका नहीं हुआ था fx का उसका x के सापेक्ष गुणा में अवकलन कर देंगे। यहां पर ये आपको थ्योरम दी गई है। यहां पर देखिए किस तरह से है, मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ आपको साइन एक्स इंटू cos x का अवकलन करना है, ये fx इंटू जी एक्स या u इंटू वी मेथड भी इसको बोल देते हैं, इक्वल टू आपका क्या आएगा, ये u है ये v है, तो u रखेंगे और v का dv अपॉन dx प्लस v रखेंगे और आपका du अपॉन dx। इस तरह से अवकलन प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिएगा u रखेंगे यानी कि sin x पुट कर देंगे, sin x पुट करेंगे, d बाई डी एक्स किसका निकालेंगे आप cos x का निकालेंगे और फिर प्लस v आएगा आपका, और v का मतलब आपका यहाँ पर क्या है cos x है, तो मैं यहाँ cos x लिख देता हूँ, और इनटू में आपका u का अवकलन यानी कि sin x का अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ आप sin x प्राप्त कर लेंगे, जो कि आगे चल के कितना प्राप्त होगा देखिएगा, यहाँ हो जाएगा sin x, cos x का क्या होता है माइनस sin x, और यहाँ पर प्लस cos x और sin x का क्या होता है cos x, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से आपका कितना हो जाता है cos ऑफ 2x। इस तरह से आपका ये आंसर आता है बच्चों। उसके बाद देखिए आगे कुछ पर में फोर्थ क्या कहता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दो फलन यानी कि अनुपात में लिखे हुए हों, एक ऊपर में हो एक हर में हो, तो उसका अवकलन किस तरह से किया जाता है। देखिए हर का वर्ग, हर में जो फलन लिखा हुआ है उसका वर्ग ऊपर, फिर आप जिसका वर्ग किया है उसको पुट कर देंगे और ऊपर वाला जो फर्स्ट फंक्शन है या u है उसका आप अवकलन कर देंगे, और फिर माइनस, फिर जिसका अवकलन कर दिया है उसको पुट कर देंगे और गुणा में जो रखा हुआ था उसका अवकलन कर देंगे। तो ये इस बात को मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v का आपको अवकलन करना हो, u और v दोनों x के फंक्शन हो, तो कुछ इस तरह से किया जाता है कि नीचे वाले फलन का स्क्वायर v पुट किया इंटू d बाई डी एक्स ऑफ u और फिर बीच में माइनस, फिर आपने क्या पुट किया u पुट कर दिया और dv अपॉन dx। इस तरह से वैल्यू, एक एग्जांपल लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन cos x, बच्चों ये tan x है और tan x का अवकलन क्या आता है sec स्क्वायर x, तो इस सिद्धांत से भी आना चाहिए sec स्क्वायर x। चेक करते हैं क्या आएगा नीचे में cos स्क्वायर x, फिर आप cos x को रख देंगे और cos x को रखकर d बाई डी एक्स किसका करेंगे साइन x का, यानी कि ऊपर वाले फलन का, माइनस का साइन, फिर आप साइन x को पुट कर देंगे और अवकलन कर देंगे d बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पर cos x आपका रहेगा, गुणा में sin x का cos x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस sin x रहेगा आपका, और गुणा में यहाँ पर cos x का माइनस sin x ही हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x हो जाएगा। बात को आगे बढ़ाएं तो ऊपर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x आपका 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा। इस तरह से ये आपकी प्रमेय लागू की जाती है। उसके बाद देखिएगा यहां पर कहा जा रहा है y t का फलन हो और t x का फलन हो,
तो dy बाई dx किस तरह से निकाला जाता है, y किसका फलन था, t का, तो dy बाई dt निकाल लेंगे, गुणा में t किसका फलन था, x का, तो dt अपॉन dx इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये किसके बराबर होता है, dy बाई dx के बराबर होता है। तो बच्चों अवकलनीयता अवकलज के बारे में आज आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले ली हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।